the input. So current at the input is IB. The voltage at the input is VBE. The current at the output is IC and the voltage at the output is VCE. ठीक है, फिर हमने इसकी बायसिंग स्टडी की थी और इसके कुछ फॉर्मूले हमने कैलकुलेट किए थे. डू यू ऑल अग्री? इज दिस ऑल क्लियर टू यू? ये हमारे पास आ गया था. ठीक है, ये भी आया था. हमने वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन भी स्टडी किया था. डू यू रिमेम्बर दैट? यस मैम. अच्छा, एक चीज दोबारा जरा देखना थी और वो है कि हम इसको यहां पर देखें. तो पहले ये देखें कि ये वाला सब कुछ तो आपके पास कांस्टेंट आ गया. जब हमने डीसी बायसिंग कर दी, जब हमने ट्रांजिस्टर को इस मुताबिक सेट कर लिया, तो इसका मतलब है हमने इसकी VBE भी फिक्स कर ली, हमने इसकी IB भी फिक्स कर ली. IB फिक्स करने की वजह से IC फिक्स हो गया. IC क्योंकि IB पर डिपेंडेंट है, IC फिक्स हो गया. VCE IC पर डिपेंडेंट है, VCE फिक्स हो गया. ये चारों पैरामीटर्स जो हैं ये फिक्स हो गए. अब हमने देखना है कि हमने ये देखा था कि किस तरह से जो हम इनपुट वोल्टेज देते हैं एट द बेस टर्मिनल, वो कैसे आउटपुट पर आपको एम्पलीफाइड आउटपुट दे देता है. वो भी हमने वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन के साथ हमने उसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लिया था. एक पॉइंट कल छोटा सा रहता था, वो ये था कि जिस पे थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी. यहां पर जब आएगी इनपुट वोल्टेज, यहाँ ये पॉइंट जो बेस पॉइंट है, टर्मिनल है, यहां पर आपके पास दो वोल्टेजेस हैं, एक VBB है और एक Vin है. तो Vin जो है वो थोड़ी सी भी वेरिएशंस प्रोड्यूस करे तो क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर आउटपुट पर भी वेरिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी. और एक और चीज हमने ये कही थी कि एक सोर्स हमारे पास DC है, दूसरा AC है. तो जो AC है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा और उसका 0 लेवल से शिफ्ट होकर वो यहाँ पर VBB DC लेवल पे आ जाएगा, आपका जो इनपुट है, और ये सुपर इम्पोजिशन यहाँ आ जाएगी, सुपरपोजिशन. तो आप देखें कि यहाँ पर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट आ रही है वो है इनका रिलेशन. वो रिलेशन क्या है कि किस तरह से ये बेस वोल्टेज अफेक्ट होती है. बेस वोल्टेज जो है वो फिर बेस करंट को इफेक्ट करती है. बेस करंट जो है वो कलेक्टर करंट को इफेक्ट करता है और कलेक्टर करंट जो है वो VCE को इफेक्ट करता है. लेकिन कैसे कर रहा है? ये जो स्मॉलर सबस्क्रिप्ट्स में जितना कुछ आ रहा है ये सारा AC को डिनोट कर रहा है. कैपिटल सबस्क्रिप्ट्स में जो कुछ आ रहा है वो DC को डिनोट कर रहा है. अब ये VBE हमारे पास यहां पर आ रही है, ठीक है, इस टर्मिनल पे. तो VBE जो कि DC के लिए थी वो V कैपिटल BE है और जो इनपुट में हमारे पास स्मॉल वेरिएशंस आ रही हैं यहाँ पर, ये वाली या ये वाली, तो ये यहाँ पर उसको डिनोट कर रहा है. तो जब यहाँ पर वेरिएशंस आएंगी, इस वोल्टेज पे वेरिएशंस आएंगी तो करंट पर भी वेरिएशंस आएंगी. वो वेरिएशंस कौन सी होंगी? वो ये स्मॉल कैपिटल I स्मॉल b ये वाली होंगी. यहां पर जब वेरिएशंस आएंगी तो कलेक्टर करंट में भी वेरिएशंस आएंगी और ये उसकी जो वेरिएशंस हैं वो स्मॉल c के साथ डिनोट हो रही हैं. यहां जब आएंगी तो वो फिर इस VCE आउटपुट वोल्टेज उसमें भी आएंगी. मेन मकसद क्या है एम्पलीफायर का कि जो भी वेरिएशंस यहाँ बेस वोल्टेज पे होती हैं वो एम्पलीफाइड फॉर्म में कलेक्टर करंट पर आपके पास वो सारे जो सिग्नल्स हैं वो आने चाहिए, एम्पलीफाइड सिग्नल आना चाहिए है. यहाँ पर देखें, ये जो है इनपुट आ रहा है और ये एम्पलीफाइड में है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता. सिर्फ अगर कुछ चेंज हो सकता है तो वो फेज में चेंज हो सकता है.
कि इसका जो ये अगर पॉजिटिव साइकिल दे रहा है तो ये नेगेटिव साइकिल दे सकता है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव देगा, ये चेंज हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन और किसी चीज में, फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में और किसी चीज में चेंज नहीं होगा। सिर्फ अगर चेंज होगा तो या तो फेज में होगा या फिर एम्पलीट्यूड में होगा, ठीक है। दूसरे हमने ये कहा था कि जो कॉमन एमिटर है वो हमें इन्वर्टेड फॉर्म में देता है, वेव शेप हमें इन्वर्टेड फॉर्म में देता है। वो क्यों देता है? देखें, जब वीबीई में ये वाले जब स्मॉल चेंज आएगी तो करंट आईबी चेंज होगा, करंट आईबी चेंज होगा तो करंट आईसी चेंज होगा। अब जब यहां पर आईसी इंक्रीज कर रहा है, ये देखें, इस फॉर्मूले को अगर हम ले लें, अगर करंट आईसी इंक्रीज कर रहा है, ये इफ इट इज इंक्रीजिंग, तो आप मुझे ये बताएं कि व्हाट विल हैपन टू वीसीई? डिक्रीज। वेरी गुड, इट विल डिक्रीज। और अगर करंट आईसी जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो व्हाट विल हैपन टू वीसीई? इंक्रीज। ये इंक्रीज करेगा। तो देखें, जैसे ही करंट जो है वो इंक्रीज करता है तो वीसीई डिक्रीज करता है, और करंट डिक्रीज करता है तो वीसीई इंक्रीज करता है। सिमिलर पैटर्न इज अपेयर्ड हियर, क्योंकि ये जितना जितना इंक्रीज करता जाएगा उतना उतना वीसीई जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज इन्वर्टेड। और एक पॉइंट जो था हमारा ये था कि कल हम ये कह रहे थे कि बेस वोल्टेज पे किस तरह से चेंजेस आएंगी और वो फिर किस तरह से वीसीई पे जो है वो इफेक्ट करेंगे। ये हमने कल एक चीज हमारी मिस हो रही थी, तो वो ये आज ये क्लियर हो गई है। अब मेन जो पर्पस है, मेन पर्पस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज टू एम्पलीफाई। एम्पलीफाई करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? वी हैव टू सेट अप द डीसी वोल्टेजेस एंड करंट, एंड दैट इज कॉल्ड बायसिंग। बायसिंग ये है कि आप जब डीसी वोल्टेज, बेसिकली जो बायस होती है वो ये होती है कि आप ये जो डीसी वोल्टेजेस नहीं है, ये वाली, ये वीबीबी और वीसीसी, ये आप प्रोवाइड करते हैं। ये जब आप प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली ये आपको फिर डीसी करंट्स भी देता है। जैसे आईबी आपको मिला है, यहां पर आपने आईसी लिया हुआ है, आईसी इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन ये सारा कुछ सेट करने से हमें एम्पलीफिकेशन तो नहीं मिल सकती है। एम्पलीफिकेशन के लिए, और हमने एम्पलीफाई क्या करना है? हमने डीसी करंट्स को तो एम्पलीफाई करना नहीं है, हमने इन सब को फिक्स करके, इन सब को एक पॉइंट पे खड़ा करके, फिर उसके बाद जो है हमने इसको इनपुट जो है वो प्रोवाइड करना है एम्पलीफायर को, और उससे हमने आउटपुट जनरेट करना है। तो ये जो डीसी बायसिंग है ये सिर्फ एक तरह की नहीं होती है, ये मुख्तलिफ तरह की होती है। इनपुट जो है, आपका काम यही है कि आपने यहां पर इनपुट देना है, बेस पे इनपुट देना है, और कलेक्टर पे आपने आउटपुट लेना है। ये देखें, कलेक्टर पे आउटपुट है और इनपुट पर बेस पे इनपुट है। लेकिन उससे पहले आप इसको सेटअप करेंगे। यू विल सेटअप द डीसी वोल्टेजेस एंड करंट्स ऑफ द ट्रांजिस्टर विद द हेल्प ऑफ बायसिंग। अब शायद आपको वो वाली बात मेरी समझ में आए कि वो जो फिक्स डीसी बायसिंग और एमिटर बायसिंग और उसकी जो डिफरेंट टेक्निक्स है वो बीच में आती हैं, और उसको कहते हैं बायसिंग टेक्निक्स। अब वो बायसिंग टेक्निक्स 4 तरह की हैं। इज दिस क्लियर अप टिल नाउ? यहां तक बात क्लियर है तो हम आगे फिर बायसिंग की तरफ जाते हैं। हेलो, मैम इसकी समझ जी, नहीं है कि एक डिक्रीज होता है और दूसरा इंक्रीज। अच्छा, ये मैम देखिए, इसकी समझ नहीं है कि एक डिक्रीज होता है दूसरा इंक्रीज होता है, ये उसके देखिए फैक्ट्स और ये वीबीबी है ना, वीबीबी और वी इन दोनों का ये सुपर इम्पोज हुए हुए हैं। ये राइट कर रहा है, जो वी इन है दैट इज राइडिंग ऑन द वीबीबी। इस लेवल पर ये आ गया हुआ है, ठीक है, इसमें ऑफसेट डेवलप हो गया। अब जब
ये VBB और ये V इन चेंज होगा तो हमारे पास किस चीज में चेंज आएगा? हमारे पास करंट, बेस करंट में चेंज आएगा। बेस करंट में चेंज आएगा तो हमारे पास कलेक्टर करंट में चेंज आएगा। अब यहां पर हो क्या रहा है, कलेक्टर करंट ये VB चेंज होगा तो हमारे पास बेस करंट चेंज होगा। ये इंक्रीज हो रहा है तो बेस करंट इंक्रीज हो रहा है। बेस करंट इंक्रीज हो रहा है, ये हम एक्चुअली रिलेशनशिप यहां से देख रहे हैं। बेस करंट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कलेक्टर करंट भी इंक्रीज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। अब ये जब इंक्रीज हो रहा है तो जो VCE है वो डिक्रीज करना चाहिए। वो कैसे डिक्रीज करेगा? क्योंकि वो VCC में से माइनस हो रहा है ये, तो जितना ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज्यादा इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी जो कम है वो रह जाएगा। डू यू अग्री शयान? आर यू गेटिंग इट? यस ठीक मैम। है, तो ये देखें यहां पर ये जितना इंक्रीज कर रहा है उतना ही यहां से ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर जो पोर्शन आएगा वो उससे कम वैल्यू होती चली जाएगी, और जब ये इंक्रीज करेगा, जब ये डिक्रीज करेगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो देखें ये अगर हम कहते हैं कि करंट और ये जो हैं ये प्रोपोर्शनल हैं IB और IC, तो IB इंक्रीज करेगा तो IC भी इंक्रीज करेगा, लेकिन VCE जो है वो डिक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर नाउ शायान? मैम थोड़ा थोड़ा, ज्यादा क्लियर नहीं चलिए है। इसको फिर हम लेक्चर के बाद दोबारा मैं आपके साथ कर लूंगी। लेट्स मूव ऑन, क्योंकि सब लोगों का हम वो खत्म करते हैं, उसके बाद आई विल कम बैक टू दिस पेज। बिल्कुल मैम, यहाँ पर ये V इन जो आपने लिखा है, V इनपुट जो आपने लिखा है, ये मैम VBB भी है हमारे पास, उसके साथ राइट साइड पे जो आपने रेड कलर में वो मेंशन किया मैम, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये वाला जो पोर्शन है? ये प्रेजेंस ऑफ VBB और प्रेजेंस ऑफ V इन, द DC वोल्टेज एंड द AC वोल्टेज, ये दोनों को शो कर रहा है। ये मैं आपके साथ बाद ओके में मैम, हमने ठीक है। ठीक है मैम, ठीक ओके चाहिए मैम। अच्छा जी, और कुछ ये वाली बात सबको समझ में आ गई है ना कि हमने सबसे पहले उसके DC लेवल्स जो हैं वो हमने कांस्टेंट करने हैं, वो हमने फिक्स करने हैं, और विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी वोल्टेजेस, एंड दैट इज कॉल्ड बायसिंग। अब ट्रांजिस्टर को बायस करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, इसके 3-4 तरीके हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं फिक्स्ड बायसिंग, एमिटर बायसिंग जो हम अभी पढ़ेंगे, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग एंड फीडबैक बायसिंग, ठीक है। और इसमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है वोल्टेज डिवाइडर बायस। लेकिन इस पे जाने से पहले मैं एक चीज जो कल हमने की थी उस पे मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा मैंने यहीं पर ऐड कर दिया हुआ है। कल जो हमारे रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर थे कि कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, ये आपके पास यहाँ पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा जब आप लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। ये उसके हो गए रीजन्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। फिर ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी, हमने तो सिर्फ कॉमन एमिटर ही स्टडी करना है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए है कि किसके साथ क्या गेन आएगा, किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो ये है कि हमने थोड़ा बहुत जो है वो कॉमन बेस भी, जब हम इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो स्टडी कर रहे होते हैं, या जब हम बायसिंग और सेटअप कर रहे होते हैं, जब हम इसको एमिटर बेस को और बेस कलेक्टर को फॉरवर्ड और रिवर्स कर रहे होते हैं, तो हम थोड़ा बहुत जो है वो कॉमन बेस वहीं पर ही स्टडी कर लेते हैं। लेकिन जो ज्यादा हमारे पास यूज होता है वो होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्यों हम इसको ज्यादा यूज करते हैं? क्योंकि इससे हमें पावर गेन बहुत ज्यादा मिलता है, इससे हमें वोल्टेज गेन हाई मिलता है, इससे हमें करंट गेन हाई मिलता है, क्योंकि बीटा जो है वो रेशो किसका है? IC एंड IB, एंड दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1।
ठीक है, तो ये हमें बहुत ज्यादा देता है, इसलिए हम आगे सारी जगह पे हम कॉमन एमिटर ही करते हैं। लाइक आपकी ये इसको समझने की और सिंप्लिसिटी के लिए और ज्यादा इसकी इफेक्टिवनेस के लिए हम आपके कोर्स में सिर्फ कॉमन एमिटर ही स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारी जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशंस है और डीसी बायसिंग उनकी, वो भी हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन it is to make it simpler, we have chosen only the common emitter because that is very effective and that is in use mostly. ये मैंने कहा था, ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी कि ये भी आप एक नजर देख लें and that's it. अच्छा, और ये वो कुछ फॉर्मूले भी मैंने लिख दिए हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जो हमने कल भी कुछ कैलकुलेशंस करके ये स्टडी किया था। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डीसी बायसिंग। अब बायसिंग में जो है सबसे पहले टू अंडरस्टैंड फिक्स डीसी बायसिंग जो है वो सबसे सिंपल होती है, इसलिए हमने ये ले लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप देखें, अगर आप इसको छोड़ दें, ये वीसीसी को छोड़ दें और बाकी सारा देखें, तो क्या ये वाला सर्किट और जो अभी हमने सर्किट पढ़ा है, क्या ये सर्किट सिमिलर हैं? अच्छा, उसको भी छोड़ दें, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया हुआ है इस पर। ये और वो वाला सर्किट जो है, क्या ये सिमिलर हैं? ठीक है, यस मैम, सिमिलर है। सिमिलर है ना। सिर्फ फर्क क्या है कि यहां पर भी हमने वीसीसी दे दिए और यहां पर भी हमने वीसीसी दे दिए। तो अगर आप इसको देखें, ये सर्किट और जो अभी हम पढ़ के आए हैं ये सिमिलर हैं। सिर्फ ये इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपका यहाँ पर वीबी के साथ हम इसको कनेक्ट कर रहे थे, हम ये वाली बायसिंग जो है वो वीसीसी के साथ भी कर सकते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको फर्दर सिंपल बना सकते हैं कि एक हम वोल्टेज सोर्स ले लें और एक ही से हम सब कुछ कंट्रोल करते रहें। अब अगर हम इसको एनालाइज करें, तो इसको एनालाइज करने के बाद क्या होगा, इसको एनालाइज करें तो क्या होगा कि आप वही उसी तरह से, जब हम इसको एक वक्त में हम एक लूप लेंगे, या हम इनपुट लूप लेंगे या हम आउटपुट लूप लेंगे। क्यों, हमें क्या क्या चाहिए है? हमें चाहिए है IB और हमें चाहिए है ये VBE तो हम सेट कर देते हैं 0.7 वोल्ट्स पे, लेकिन IB के लिए हमें इस लूप को, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ती है। तो ये देखें, अगर हम इनपुट लूप के लिए हम इसको करेंगे, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं IB, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं IC और हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं VCE। इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? मैम यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स है। यस मैम। जी जी, यही मैं आपको कह रही हूं कि इसको सिंपल करने के लिए हम एक वोल्टेज से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यही जो फिक्स्ड बायस है उसका हम जो ये वाली जो बायसिंग है, इसको जो अभी आपने पढ़ा है, ये समझने के लिए हमने ये सारा कुछ अलग अलग किया हुआ था, लेकिन अगर हम इसको यहां से इधर कनेक्ट कर दें तो हम एक ही के साथ दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे ये होगा? मतलब मैम ये VE को भी करंट देगा और हमारे पास VCE को भी देगा ना? एग्जैक्टली, जी बिल्कुल यही देगा। और इसी को ही हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम किस तरह से इनका इनपुट देंगे, किस तरह से हम इससे जो इनपुट करंट है IB वो लेंगे और किस तरह से हम इससे आउटपुट करंट लेंगे और आउटपुट वोल्टेज लेंगे। तो सबसे पहले जी, हम तो वो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग भी तो करते थे ना, कि एक बैटरी की फॉरवर्ड बायसिंग करते थे और दूसरी की रिवर्स, लेकिन यहाँ पे तो मैम एक ही है, बस एक ही है। इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको इस लेक्चर के एंड में फिर बताऊंगी। ठीक है, ठीक है आफाफ? जी मैम, सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका फिलहाल ये जरा मुझे ये लूप इक्वेशंस जो हैं वो सेटअप करने दें और फिर उसके बाद मैं आगे जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारा अभी हमारे पास मौजूद है काम, तो वो मुझे जरा वाइंड अप करने दें, देन आई विल कम बैक टू दिस। उसकी फिजिक्स में हम फिर बाद में जाते हैं। ठीक है, ओके। सो इन दिस केस ये जो है इसको हमने फिलहाल डिस्कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले तो ये देखें
कि इट विल लुक लाइक दिस, कि ये जो VCC है अगर हम इसको बैटरी के साथ यहाँ कनेक्ट कर दें, ये बैटरी शो कर दें, और दूसरा टर्मिनल जो है वो रेफरेंस के साथ, ग्राउंड के साथ हम इसको कनेक्ट कर दें, इट विल लुक लाइक दिस। इज दिस क्लियर? ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर और ये इनपुट लूप कहां से बनेगा? अगर हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें यहां से और इस बैटरी को हम इस साइड पर ले आए, तो क्या ये ऐसे लगेगा? डू यू अग्री? ये एक 1, 2 और 3, थर्ड पिक्चर जो है, इस पिक्चर, ये पिक्चर और ये सिमिलर हैं, ओनली विद दिस पोर्शन डिस्कनेक्ट। जी मैम। ये सबको समझ में आ रहा है? जी मैम, समझ आ गया। किसको नहीं समझ में आया कि ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर हो गया, ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ जो कंडक्टर है वो सिर्फ ऐसे ट्विस्टेड है, उसकी वजह से ये ऐसे आ रहा है। और इसको अगर हम और भी सिंप्लीफाई कर दें तो ये देखें, ये सर्किट इस तरह से लगेगा। आप यहां पर भी VCC को अलग भी शो कर सकते हैं और यहां पर भी VCC को अलग भी शो कर सकते हैं, बट दे हैव द सेम वैल्यूज। जी मैम, अगर बैटरी को हम इस तरफ ले जाएं जिस तरह आप मतलब कि ले गई, ये पिक्चर नंबर 1 जो आपने लिखा हुआ है, तो फिर तो हमारे पास VCC की जगह हम इसको VBB लिख सकते हैं ना? नहीं, हमने ये VCC देना है क्योंकि हम जो कलेक्टर वोल्टेज है उसी से ही हम इसको बायस कर रहे हैं और उसी से ही हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल जो है हम जी नहीं तो मैम ये काम तो मतलब कि VBB वाला करेगा। जी काम VBB वाला करेगा, ठीक है? अच्छा, और प्लीज आप लोग अभी ऐसा कर लें, अपने जरा क्वेश्चंस नोट कर लें अपने पास, ठीक है? सो दैट आई कैन आंसर देम इन द एंड। ये जरा हम क्विकली ये 1-2 बाइसिंग्स कर लें, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, राइट? ओके, तो यहां पर क्या होगा कि इसको हम अब आप देखें तो ये आपका जो कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हैं, VBB और RB और VBE, अगर हम इसको देखें तो ये सारा कुछ आपको वैसा ही लग रहा है। और अगर अब आप यहां पर KVL अप्लाई करें तो क्या होगा? इट विल बी VCC माइनस IB RB माइनस VBE, दिस विल बी योर इक्वेशन। ये, और इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा? आपको IB मिलेगा। IB क्या हो जाएगा? इट विल बी VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB। जब आपके पास IB आ गया तो आप इजीली IC भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? जी मैम। शुड आई रिपीट? ये KVL अप्लाई करना रिपीट करूं? नो मैम। सबको क्लियर है? जी मैम। ओके, अच्छा, ये हमारे पास आ गया इनपुट लूप। अब आउटपुट में और आपके पास ये IC भी आ गया, बिकॉज IC इज डिपेंडेंट ऑन IB। अब हम जाते हैं इसके सेकेंड पोर्शन पे। सेकेंड पोर्शन कौन सा है? सेकेंड पोर्शन ये है कि अभी फर्स्ट लूप के लिए हमने RC को या कैपेसिटर कलेक्टर टर्मिनल को हमने डिस्कनेक्ट किया था और हमने ये जो बेस टर्मिनल है उसको इंटैक्ट रखा था। अब हम क्या करेंगे कि हम बेस टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर देंगे और कैपेसिटर टर्मिनल को इंटैक्ट रखेंगे। तो ये देखें, ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और ये जो है, अब ये देखें ये कैसे आ रहा है, ये है VCC, ठीक है? VCC और फिर IC RC और VCE। तो अगर हम यहां पर KVL अप्लाई करें विद द कन्वेंशनल करंट फ्लो तो क्या होगा? VCC माइनस IC RC माइनस VCE, और इससे हम VCE फाइंड आउट कर सकते हैं। VCE हमारे पास क्या आ जाएगा? VCC माइनस IC RC, और IC क्या है? IC इज बीटा टाइम्स IB, जो कि हम पीछे इनपुट लूप से कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। और यहीं पर ही अगर हम देखें तो VCE जो है वो हमें 2 वोल्टेजेस से, उनके सब्ट्रैक्शन से, उनकी
उससे अगर हम ये फाइंड करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें VCE यहां से भी मिल सकता है। VC कौन सा है? वो वाली वोल्टेज जो कि इसके कलेक्टर टर्मिनल पे प्रोड्यूस हो रही है, और वो कौन सी होगी? वो ये होगी कि इसमें से हम IC/RC को माइनस कर दें, ये आपके पास VCE आ जाता है। और VE जो है वो वाली वोल्टेज है कि अगर यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टर मौजूद हो तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका VE होगा। तो आप इससे भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम ये इसको भी कहते हैं कि VBE को अगर हम चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम VB एंड VE। इज दिस क्लियर? अब इसमें देखें, ये तो हमने इसकी DC वैल्यूज फिक्स कर दी। अब अगर हमारे पास इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो और हम चाहें कि उसके लिए हम उसकी लोड लाइन जो है, ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं तो हम उसकी ये लोड लाइन अगर कैलकुलेट करना चाहें तो अगर आपको याद हो कल हमने लोड लाइन कैसे कैलकुलेट की थी, हमने कहा था कि एक दफा हम उसमें IC को 0 पुट करेंगे और हमारे पास VCE आ जाएगा, फिर हम इस पॉइंट के लिए VCE को 0 पुट करेंगे और हमारे पास IC आ जाएगा, और ये हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे पास कट ऑफ रीजन का पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो इसके दरमियान में जितना रीजन होगा वो हो जाएगा हमारा एक्टिव रीजन, वो हो जाएगा हमारा लीनियर रीजन, वो हमारा रीजन वो हो जाएगा जहां पर हम एम्प्लीफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसी तरह से जो भी आपके पास इक्वेशन आ जाती है और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मौजूद हैं तो आप एक दफा उसमें IC को 0 पुट करें और दूसरी दफा आप उस पे VCE को 0 पुट करें, तो आपके पास ये वाले दोनों पॉइंट्स भी आ सकते हैं। इज इट क्लियर? अब यहां पर मैंने एक जो प्रैक्टिकल वो है सर्किट है, उसकी कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, वो मैंने यहाँ पर वो कर दी हुई है, मेंशन कर दी हुई है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आप इनपुट करंट फाइंड करें और आप इसका आउटपुट करंट फाइंड करें और आउटपुट वोल्टेज फाइंड करें विद द बीटा प्रोवाइडेड एज इक्वल टू 50, तो क्या आप लोग कर सकेंगे? और एक चीज और, यहाँ पर ये सारी हमने डेरिवेशन की है, ये सारे स्टेप्स जो थे ये डेरिवेशन के लिए थे, कहाँ तक पहुंचने के लिए? यहां तक पहुंचने के लिए। अब अगर मैं आपसे कहती हूं कि आप लोग आप ये कैलकुलेट करें, ठीक है, IB, तो आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ले लेना है। अगर मैं आपसे कहती हूं कि आप लोग IC कैलकुलेट करें, आपने ये वाला फॉर्मूला ले लेना है। अगर मैं आपसे कहती हूं आप VCE कैलकुलेट करें, ये फॉर्मूला ले लेना है, ठीक है। ये सारी थी डेरिवेशन, और यहां पर आपको अगर मैं ये सब क्वांटिटीज मांगूं तो आपने सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, नथिंग एल्स। ये एक यहाँ पर हमने ये देखा भी हुआ है, ये देखें, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास IB आ जाएगा, आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, IC आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, VCE आ जाएगा, ठीक है। और VB अगर चाहिए है तो चूंकि हमारे पास एमिटर पे कोई रेजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो VBE का जिस तरह से हमने कहा है कि ये है VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE, ठीक। ये तो चूंकि हमारे पास एमिटर रेजिस्टेंस नहीं है, एमिटर रेजिस्टेंस के ना होने की वजह से VE जो है वो 0 हो जाएगा। अगर VE 0 है तो VB जो है वो VBE के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से
वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर आप VBC फाइंड करना चाहें तो V at the base and voltage at the collector will give you VBE। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अगर आपको जैसे उस दिन मुझे ये कहा गया था कि कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज जो हैं वो अगर मौजूद हो तो हमें वो करवा दें, और उसके बाद हम कुछ मतलब एग्जांपल्स करना चाहते हैं। तो ये वो वाली एग्जांपल्स हैं कि आप इस तरह से अगर आपको कुछ वैल्यूज गिवन हो तो आपसे मैं कुछ इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और ये पैरामीटर्स अगर मैं मांगू तो आप लोग कैलकुलेट कर सकेंगे ना? हेलो, Yes, ma'am. ठीक है, एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. जी, सबको क्लियर है ये? डू यू वांट मी टू रिपीट समथिंग? हेलो जी, No, आप ma'am. लोग ठीक है? अच्छा, आगे हम चलते हैं इस पे एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। अब एमिटर बायस में सिंपल एक चीज है और वो है कि हमने यहां पर एमिटर रेजिस्टेंस लगा दिया, ये वाला, ये रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसी तरह से जब हम प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ जो है जब हम इसके लिए प्रोसीड करेंगे तो यहां पर एक रेजिस्टेंस और आ जाएगा। कौन कौन सी, इसको जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो अब आप लूप इक्वेशन अगर देखें तो क्या आएगा, VCC माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IERE, वेरी गुड, IERE ये भी आ जाएगा। ये देखें, ये इसकी लूप इक्वेशन इस तरह से आएगी, ये ऐसे आ रहा है। कन्वेंशनल करंट हमने लिया है प्लस VCC माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IERE, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से आप सॉल्व करते करते यहां तक पहुंचेंगे और क्या आएगा, एक चीज और कि यहां पर हमारे पास एक है IB और एक है IE। IE जो है दैट इज बीटा प्लस 1 इंटू IB, इसको रिप्लेस करते हैं, सब कुछ आपके पास बीटा की IB की फॉर्म में आ जाएगा और यहां से आप IB की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको मिलेगी VCC माइनस VBE बाय RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। ठीक है, ये हो गया इनपुट लूप। आउटपुट लूप में क्या होगा, आउटपुट लूप में ये है कि एग्जैक्टली वही होगा, सब कुछ वही चीज होगी, जो कुछ हम अभी पीछे कर रहे थे एग्जैक्टली वही होगा, लेकिन सिर्फ क्या बीच में ये भी ऐड हो जाएगा, RE और IE माइनस IERE ये भी ऐड हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे और कहेंगे कि IE इज इक्वल टू IC तो ये आपके पास आ जाएगा VCE माइनस VCC प्लस ICRC प्लस RE, ये आपकी बन जाती है VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC प्लस RE, ये इक्वेशन आ जाती है। और जिस तरह से हम कह रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास VE जो है वो 0 है। Why is this VE 0? Because it is because of the absence of the emitter resistance. There is no emitter resistance. ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दें तो VE किसके बराबर हो जाएगा, VE हो जाएगा इसके पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल। ये VE will be the potential drop at RE and that will be IERE। और IE किसके बराबर है, ऑलमोस्ट IC के बराबर है। IC किसके बराबर है, बीटा टाइम्स IB के बराबर है। IB किसके बराबर है, वो इसके बराबर है। ठीक है, तो एक से लिंक करते हुए
आप बिल्कुल एंड जो पैरामीटर्स हैं, आउटपुट के जो पैरामीटर्स हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। और ये सारी जो पैरामीटर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर VE जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है अक्रॉस RE। तो इन सब वैल्यूज को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ये इसकी एक एग्जांपल है ये और इसमें से ये सारी क्वांटिटीज जो हैं वो मुझे चाहिए हैं। सो विल यू बी एबल टू कैलकुलेट ऑल दिस? कोई कंफ्यूजन होगी? मैम No, इस ma'am. पे तो सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे और तो मसला नहीं है। सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, बिल्कुल सिर्फ फॉर्मूले, Yes, और नहीं करना। ठीक है, लेकिन यहां तक सारी बात क्लियर हुई है कि नहीं? मैं डीसी बायसिंग पे इस वक्त फोकस कर रही हूँ। हम उसके इंटरनल जो फिजिक्स है उसको हम बाद में, मैंने बिल्कुल एंड के लिए छोड़ा है, लेकिन फिलहाल हम ये डीसी बायसिंग जरा खत्म कर लें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, सो दैट वी कैन फिनिश दिस टॉपिक टुडे। अच्छा, यहाँ तक आप में से किसी ने क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम ये डिफरेंट जो बायसिंग की टेक्निक्स हैं वो क्यों स्टडी कर रहे हैं? हमने तो वेरी गुड, ये जो आपका क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और हम ये सारी बायसिंग्स इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि इनमें से सबसे पहले हमने ये मैं जरा ये एमिटर बायस, सॉरी, जो वो है थेवेनिन्स जिस पे हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस, वो भी करती हूँ और फिर मैं आपको वापस लेकर जाती हूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स पे। ठीक है, बल्कि हम ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स हैं। हम ये डीसी बायसिंग जो है वो इसलिए स्टडी कर रहे हैं बाकी जितनी भी बायसिंग टेक्निक्स हैं, एक्सेप्ट फॉर द एमिटर, एक्सेप्ट फॉर द वोल्टेज डिवाइडर बायस, ये सारी की सारी जो हैं वो अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल या इंस्टेबिलिटी उनकी क्या होती है कि आप अगर क्यू पॉइंट किसी जगह पे, जैसे हमने कहा था कि हम अगर मिड रेफरेंस ये मिड बायस पॉइंट पे यहाँ पर अगर हम अपना जो एम्पलीफायर है उसको सेट कर भी दें, तो ये जो पॉइंट है कभी कभार ये भी मूव होता रहता है। ठीक है, ये पॉइंट स्टेबल नहीं रहता। वो वैसे भी आप देखें कि जब हम कह रहे हैं हम IB को वेरी कर रहे हैं, तो IC भी वेरी कर रहा है और VCE भी वेरी कर रहा है और ये चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से समटाइम्स जो है वो ये जो क्यू पॉइंट है वो स्टेबल नहीं रहता। तो ये जो अभी जो हमने सब स्टडी किए हैं, ये दोनों जो किए हैं, ये हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टडी किए हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हमने अभी स्टडी की हैं? हमने की हैं फिक्स्ड बायसिंग और एमिटर बायसिंग, ये हमने किया है, लेकिन हम अभी जा रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस की तरफ। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है ये बेसिकली सबसे ज्यादा स्टेबल है कि क्यू पॉइंट को ना तो कभी उसकी तरफ जाने देता है, कट ऑफ रीजन की तरफ जाने देता है, ना ही कभी उसको सैचुरेशन रीजन की तरफ जाने देता है। ये इसको, इस क्यू पॉइंट को, हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट को, जिस जगह पर हमने अपने एम्पलीफायर को सेट कर लिया हुआ है कि हमें यहाँ पर ये एम्पलीफाइड आउटपुट देता रहे, तो उसको स्टेबल रखने के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज करते हैं। मैंने पहले फिक्स्ड बायसिंग और एमिटर बायसिंग आपको बायसिंग टेक्निक समझाने के लिए किया है, लेकिन जो वाइडली यूज्ड होता है बायसिंग टेक्निक जो यूज होती है फॉर एम्पलीफिकेशन, दैट इज वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी जो है वो कहाँ से आती है, वो भी हम अभी देखते हैं कि वो कहाँ से आएगी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है वो ये है, दिस वन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि R1 और R2 ये आपको मिल रहे हैं। वोल्टेज डिवाइडर R1 और R2, इन दोनों में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रही है, और हमें
जो वोल्टेज चाहिए वो हमें चाहिए है अक्रॉस R2। क्यों? क्योंकि दिस इज कनेक्टेड टू, जब हम यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे, इधर से डिस्कनेक्ट करेंगे, तो ये आपका सर्किट हो गया, ठीक है, ये इनपुट बायस हो गया। अब यहां पर देखें कि ये जो है ये आप इस लूप में क्या क्या है, R1 भी है, R2 भी है। R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हमें चाहिए होगी फॉर द बेस वोल्टेज। अब बेस वोल्टेज के लिए हमें इसके अक्रॉस चाहिए है वोल्टेज, ठीक है। बेस वोल्टेज हमें कहां चाहिए, बेस वोल्टेज हमें चाहिए है अक्रॉस R2। तो R2 के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम यहां पर इसको थेवेनाइज कर लेंगे। जो आपने सर्किट एनालिसिस में थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था, यहां पर उसका यूज हो रहा है। डू यू रिमेंबर थेवेनिन्स थ्योरम? कुछ याद है कि हमने कहा था कि यहां पर जो लोड होगा हम इन दो पॉइंट्स को ओपन कर देंगे। अब इसके ऊपर जो लोड है वो क्या है, वो ये ट्रांजिस्टर, ये एम्पलीफायर, ये वाला जो सर्किट है वो इसके ऊपर लोड है। इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन सर्किट पे हम इस जगह पे इसकी आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। वो कैसे होगा, वो ये होगा कि R1 और R2 पे हम थेवेनाइज करेंगे, तो जो VR2 होगी वो क्या होगी, it will be simply R2 divided by R1 plus R2 into VCC. Is this clear? Is it clear to everyone? Should I repeat? Yes, ma'am. मैम रिपीट कर दे। देखें, ये सर्किट तो सबको समझ में आ गया ना, ये वाला, ये है वोल्टेज डिवाइड। यस मैम समझ आ गई। ठीक है, इसको हमने यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया। हम सबसे पहले आउटपुट लूप पे, इस पे कोई चेंज नहीं होगा। आउटपुट लूप बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने फिक्स्ड बायस के लिए किया, जैसा हमने एमिटर बायस के लिए किया। लेकिन जो इसका इनपुट लूप है, सारा काम हमने वहां पर करना है, ठीक है। तो वहां पर काम करने के लिए क्या है, ये देखें, ये जो है इसको अगर हम यहां पर ले आए जैसे हमने ये किया, ठीक है, तो ये VCC R1 और R2 हो गए। और हमें वोल्टेज चाहिए कहाँ है, हमें वोल्टेज चाहिए यहां पर, इस पॉइंट पर। ये जो ट्रांजिस्टर है इन रेजिस्टर्स के साथ कनेक्ट होके ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है। इस जगह पे हमें वोल्टेज चाहिए है। अब ये देखें, अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो हम इस सर्किट को, दिस इज 1, दिस इज 2, लेट मी राइट इट डाउन, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज। मैम तो जी, वो वोल्टेज अगर हमें चाहिए तो वो वही VCC के इक्वल होगा। नहीं, VCC के इक्वल कैसे हो सकता है। आप देखें, ये जो पॉइंट है इस जगह पे डिवाइड हो रहा है ना, ये R1 और R2 में डिवाइड हो रहा है। तो अगर यहां पर ये ना होता, अगर R1 ना होता, फिर ये VCC के इक्वल बिल्कुल हो सकता था, फिर होता VCC के इक्वल। लेकिन हमारे पास R1 भी है, तो हम ये नहीं कह सकते। कुछ देखें, यहां से जब वोल्टेज आ रही है तो कुछ यहां पर भी ड्रॉप होगी ना, ठीक है। अगर हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें तो कुछ यहां पर ड्रॉप होगी, कुछ यहां ड्रॉप होगी। लेकिन अब हमने चूंकि यहां पर लोड लगाया हुआ है, और लोड क्या है, वो हमारे पास ये वाला ट्रांजिस्टर है, तो इसलिए हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें, यहां पर VCC आएगा, इस सर्किट में ये VCC R1 R2, और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या ये ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम थेवेनाइज क्यों कर रहे हैं, थेवेनिन के लिए हम क्या करते हैं कि हमने VTH भी चाहिए होता है और RTH भी चाहिए होता है, और फिर हम उसको वापस इसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हमें एक वोल्टेज एक रेजिस्टर चाहिए है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज घर जाके, घर में तो मौजूद हैं, लेकिन लेक्चर के बाद आप लोग क्या करें कि जरा थेवेनिन्स थ्योरम एक दफा रिवाइज कर लें, और उसको यहाँ अप्लाई करके आप देखेंगे तो आपकी सारी जो वो जो हैं क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सारे, उन सब का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसमें हमने क्या किया था, ये सर्किट लिया था,
इस जगह पे हमने 2 टर्मिनल्स ओपन छोड़े हुए थे, यहाँ पर ये लोड कनेक्टेड है, हम इसको ओपन कर देंगे तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट बी और ये जो ग्राउंड है ये ओपन हो जाएंगे और हम इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अक्रॉस जब हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, दैट विल बी R2 divided by R1 plus R2 into VCC. This is the total voltage, the input voltage. ठीक है। अब ये देखो जी, मैम जो क्लोज सर्किट होगा हम उसको ओपन करेंगे, उसके बाद हम वोल्टेज फाइंड करेंगे। जी ये कैलकुलेशंस के लिए मैं बता रही हूँ। ओके हम इस तरह से करते हैं, अपनी सहूलत के लिए इस तरह से करते हैं। एक दफा सर्किट सेट हो गया, उसकी सब आपने कैलकुलेशंस कर ली तो वो तो सर्किट अपनी जगह पे रहेगा। ये तो हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो इसके साथ मौजूद होगा। हम सिर्फ जो यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए हम जो पेपर वर्क कर रहे हैं उसमें हम ओपन करके उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सही है। अच्छा, फिर हमने ये वाला काम तो कर लिया। अब दूसरा जो स्टेप था वो हमें चाहिए था इसका थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। डू यू रिमेम्बर? मैम हम जी वोल्टेज डिवाइडर वाले फार्मूले से नहीं कर सकते। तो ये वोल्टेज डिवाइडर ही हो रहा है ना ये। तो मैम हम थेवेनिन्स थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे थे? थेवेनिन्स थ्योरम हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ये वाला एक टर्मिनल मौजूद है, ये टर्मिनल है। R2 पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा फिर वो इक्वल हो जाएगा ना जो। तो ये यही हुआ है ना, ये देखें, क्या ये वो नहीं है, ये वोल्टेज डिवाइडर नहीं है, हाँ, सिंपल आपने डिवाइडर ही अप्लाई किया है, यस सही है। ठीक है। लेकिन हम इसको थेवेनाइज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो पहले जो सर्किट्स होते थे वो यूं होते थे कि ये अगर आपके पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, सॉरी ये आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके पास कोई भी दूसरा टर्मिनल नहीं होता था। आप सिंपली क्या करते थे कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती थी इसको भी वो वोल्टेज डिवाइडर कर लेते थे और इसको भी वोल्टेज डिवाइडर कर लेते थे, लेकिन इसके अक्रॉस कुछ कनेक्टेड तो नहीं होता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम, अब यहाँ पे कनेक्ट है इस वजह से इसलिए बिल्कुल कनेक्टेड है तो हमने इसको ओपन कर लिया हुआ है। ओके थैंक यू। तो इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो बेसिकली इसी के अक्रॉस आपको मिल रही है। और थेवेनाइज हम कैसे कर रहे हैं कि हम इस सारे सर्किट को इस फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं, ये वाली, क्योंकि अगर हम यहां से इसको उठाएं, ये उठा के हम यहां पर अगर रखें, ठीक है, तो क्या ये सर्किट जो है इस सर्किट को अगर हम इसके ऊपर लेकर आए, ठीक है, तो क्या ये लगेगा वही वाला सर्किट जो अभी तक हम करते आ रहे हैं? इस सर्किट को इस जगह पर ले आए, ये आप ऐसे इमेजिन करें, इसको आप यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये वही वाला सर्किट नहीं हो जाएगा जो अभी हमने पीछे स्टडी किया? इज दिस क्लियर? मैम आपने क्या कहा जरा दोबारा बोलो। यस ये जो वीबीबी के लिए हम एक हमारे साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट होता था। देखें, मैं ये कह रही हूं कि ये जो सर्किट हम जो थेवेनाइज कर रहे हैं, थेवेनाइज करने के बाद हमारे पास सर्किट के ये फॉर्म आ जाएगा ना। जब हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम जब इस पूरे सर्किट को थेवेनाइज करते हैं तो हमारे पास किस तरह की फॉर्मेट आ रही थी? डू यू रिमेम्बर दैट? कि VTH और RTH ये आ रहा था, ठीक है। यस और मैम।
इसमें ये जो है, ये यहाँ पर ये जो ब्लू सा जो बॉक्स है, मैं देखती हूँ अगर ये इसके ऊपर आ जाए, तो ये इसके ऊपर आ नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे समझें कि हम इसके ऊपर इसको ले आए यहाँ पर, तो इस सर्किट की जगह हमें ये वाली वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। RTH जो होगा वो हमारा RB की तरह से कंसिडर हो रहा होगा, ETH जो है वो हमारा VB की तरह से कंसिडर हो रहा होगा। इज इट क्लियर? लेकिन RTH फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, थेवेनिन्स थ्योरम में हम ये करते थे कि हम जो भी वोल्टेज सोर्स होता था उसको हम शॉर्ट कर देते थे। इस सोर्स को हम शॉर्ट करते थे और यहाँ पर जो है वो हम RTH फाइंड करते थे। तो RTH क्या होगा? RTH will be simply when we will short this, so it will be simply the parallel combination of R1 and R2. और RTH जो है वो R1 और R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, और ETH जो है वो आपका वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला अप्लाई करके वोल्टेज अक्रॉस R2 होगा। और फिर उसके बाद अगर हम इस सर्किट को यहाँ पर लगा दें, ठीक है, और हम इसको ये आपका सर्किट लगेगा। बनाया हमने ये है, लेकिन ये काम इस तरह से कर रहा है। दिस इज द VBB एंड दिस इज RB, sort of. Is this clear? यस मैम। जी, किस किस को क्लियर नहीं है? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। नहीं है तो मैं फिर रिपीट करती हूँ। मैम इस पे जो हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं ना, और ये जो सर्किट को हम शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो इसके साथ मतलब ऊपर ये जिसके साथ आपने 3 लिखा है वहाँ पे सिर्फ एक बैटरी कनेक्ट है, लेकिन ये जो अभी आपने दूसरा जो ड्रॉ करके बताया जो RTH और ETH वाला ना, इसमें 2 बैटरी कनेक्शन आई हुई है। एक ही है, वो एक ही ग्राउंड बैटरी। अच्छा वो नीचे Ground- ग्राउंड वाला, अच्छा सही है, मुझे वैसे लगा था कि वो बैटरी का नहीं, बोल ये एक ही बैटरी है, ठीक है। Yes, ma'am. ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा, थेवेनाइज करके ये लगेगा ऐसे। ये भी क्यों हम कर रहे हैं? ताकि इस सारे सर्किट को हम सिंपल करके और इसको हम ये जब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इस जगह पे जब हम कनेक्ट करेंगे, तो आपका जो सर्किट हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और अब आप देखें कि जब आप इनपुट लूप इक्वेशन KVL अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा? दिस विल बी ETH माइनस IB RTH माइनस VBE माइनस IE RE। वो जहां पर आप VCC लिखते थे ना, VCC की जगह अब आप VTH लिखेंगे या आप VR2 लिखेंगे। जहां पर आप RB लिखते थे, ये इसमें जहां आप RB लिखते हैं ये वाला, इसकी जगह RTH होगा। जहां आप VCC लिखते हैं उसकी जगह VTH होगा। तो जो हमारे पास इनपुट लूप इक्वेशन आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी, ये VCC की जगह ETH और RB की जगह RTH, बस सिर्फ ये आएगा। लेकिन अगर आपने ये कैलकुलेशंस करनी है तो फिर आपने इसको थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो अप्लाई करना होगा। अगर कोई ऐसा सर्किट आपको आता है सॉल्व करने के लिए, तो आपने उसमें ये कैलकुलेशंस पहले करनी होंगी। इसमें एक स्टेप एडिशनल होगा, 2 स्टेप्स, टू फाइंड आउट ETH एंड टू फाइंड आउट RTH। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये क्लियर हो गया है तो जी। मैम ये थेवेनिन जो वो थ्योरम है, इसकी बजाय हमने अगर RTH ही फाइंड करना है तो बस हम मतलब RTH फाइंड कर लें, उससे हमारे पास ये जो 2 वो हैं सर्किट ये एक हो जाएंगे। तो उससे ये सॉरी हमारे पास जो वो हैं रजिस्टर्स हैं, तो फिर मैम ये जो ETH है इसकी फाइंड करने की ज़रूरत है? हाँ जी, असल में एक्चुअली आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। मैंने आपको बहुत शुरू में ये वाली बात बता दी है कि जो हम ये R1 और R2 या जो हमने बाइसिंग इस तरह से की है, ये हमने क्यों की है? हमने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये बाइसिंग की है
जो कि एक्चुअली आपको काम करके दे रही है एमिटर बायस की तरह से। लेकिन अगर हम ये R1 और R2 ये हम ना करें, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो क्यू पॉइंट है वो स्टेबल नहीं रहेगा। हम बेसिकली ये सारा जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई जो कर रहे हैं वो हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं। सर्किट इसी तरह से चलता रहेगा। ये सिर्फ जो हम जो कैलकुलेशंस करते हैं हम उसके लिए सारा कुछ कर रहे होते हैं। बाद में बेसिकली तो आपका जो एम्पलीफायर होगा वो ये होगा, उसकी डीसी जो बाइसिंग वगैरह होगी वो सारी ये होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? यस मैम, यस मैम, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये थोड़ा सा और कर लेते हैं, मैं फिर आपके लिए आके ये बार दोबारा से कर दूंगी, लेकिन थोड़े से 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं। लेट मी फिनिश दिस, ताकि जो लोग नमाज के लिए जाना चाहें या जो लोग क्लास खत्म करने के बाद क्विट करना चाहें वो चले जाएं, और जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो स्टे बैक कर लें, हम उनके क्वेश्चंस एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां तक सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है वो ये है, और वोल्टेज डिवाइडर बायस को सॉल्व करने के लिए उसका हम जब IB कैलकुलेट करते हैं तो उसको समझने के लिए उसकी कैलकुलेशंस जो होंगी वो इन स्टेप्स से गुजर के होंगी, 1 2 3, और लेट्स से दिस वन इज द ये RTH जो है दिस इज 4, और ये जब वोल्टेजेस आपके पास आ जाएंगी तो ये वाली जो वोल्टेज होगी ये रिप्लेस करेगी VCC को। फिर आप सिर्फ VCC नहीं ले सकेंगे, आप फिर VCC जो है that will be a part of the ETH in the Thevenized form in the voltage across R2, और RDH जो होगा that will be, जी मैम हम जो यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, मतलब उसको सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में ला रहे हैं ना मैम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम में भी तो हम ये करते थे, तो हम थेवेनिन की जगह वो अप्लाई क्यों नहीं करते? सुपरपोजिशन में तो हमने ये नहीं किया। मैम वो सुपरपोजिशन में हमने ये सुपरपोजिशन में तो हमने ये किया था डबल जो भी बैटरी थी तो वो सर्किट को हम हाँ जी, तो देखिए डबल बैटरी होती तो एक को हटा के मतलब सब पूरा वो को एक ही के साथ कनेक्ट करते थे मैम, इस तरह से कुछ होता था ना? Exactly. बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका ये मतलब है कि जो थेवेनिन है दैट इज मेकिंग यूज ऑफ द सुपरपोजिशन, एंड द वोल्टेज डिवाइडर हियर इज मेकिंग यूज ऑफ द थेवेनिन्स। सो जब हम थेवेनिन्स ले रहे हैं तो सुपरपोजिशन ऑटोमेटिकली बीच में आ रहा है, कि एक ले रहे हैं एक नहीं है। उसमें ये होता था कि हम सोर्स को जो है जो मल्टीपल सोर्सेस होते थे तो एक को हम कंसिडर करते थे, बाकी सबको या शॉर्ट करते थे या ओपन करते थे, ठीक है। तो इस वक्त जब हम थेवेनिन्स में जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसमें भी हम ये करते हैं कि जो सोर्स होता है उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे होते, क्योंकि हमने यहाँ पर एक सोर्स ऑलरेडी डेवलप कर लिया हुआ है। तो हम जो एक्चुअल जो ये वाला जो सोर्स है इसको हम फिर कंसिडर नहीं कर रहे होते, इसको फिर हम शॉर्ट कर लेते हैं। So that is making a use of the superposition. So the Thevenin's itself makes use of the superposition. लेकिन superposition जो है वो एक टेक्निक है कि आप एक सोर्स को एक वक्त में लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ये जो सारा कुछ आ रहा है इसको हमने ओपन करके यहाँ पर हमने ये वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। थेवेनिन्स में ये हम करते हैं कि ओपन करके यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं और वो देखते हैं कि वो कितनी वोल्टेज है जो कि अगले जो लोड को जो है वो कितनी वोल्टेज जा रही है। इज दिस क्लियर फरियाल? यस मैम, क्लियर हो गया अभी, थैंक यू। ठीक है, अच्छा तो अब हम जाते हैं इसके आउटपुट लूप की तरफ। आउटपुट लूप इज वेरी सिंपल, वही वाला जो हम अभी तक जितने भी आपने बाइसिंग टेक्निक्स देखी हैं वो सारी की सारी जो हैं उसमें सब में जो आउटपुट लूप है वो सेम है, ये वाला ये सेम है। सिर्फ जो चेंजेस आती हैं वो यूजुअली आ रही हैं इनपुट पर, ठीक है। सिर्फ एक ये हुआ है कि एमिटर बायस में रेजिस्टर हमने ऐड कर दिया, उसके बाद हमने आउटपुट लूप जो है वो इसका भी सेम है,
रेजिस्टर बीच में एडेड है, और वोल्टेज डिवाइडर में भी जो आउटपुट लूप है उसमें भी रेजिस्टर एडेड है, और ये सारा कुछ सेम है। इज इट क्लियर? इसलिए मैंने इस बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो नहीं दी हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर एक्सक्यूज मी इसको इसकी जो आउटपुट इक्वेशंस हैं वो लिख दी हैं। अब इसमें अगर आपको ये वाली ये जो इक्वेशन एक एग्जांपल मैंने डाल दी हुई है कि ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें ये आ रहा है, दिस इज ETH, दिस इज RTH। वो जो मैं सर्किट को कंबाइन करना चाह रही थी वो मैं इस तरह से इसको बताना चाह रही थी। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। ये वाला सर्किट हो गया, यहां से हमने ETH निकाल लिया, और RTH जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स। कौन कौन से? ये 39K और 3.9K, ये वाला। ठीक, ये आ गया। और इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर इसकी सारी वैल्यूज जो हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सारा कुछ इनपुट लूप के लिए हो रहा है, सिर्फ इनपुट लूप के लिए। आप RTH फाइंड कर लें, which is the parallel combination of these two resistors. ETH find कर लें, which is the voltage across this 3.9K किलो ohms। ये करके और फिर उसके बाद आप IB में जब करेंगे तो जो आपने नई वोल्टेज फाइंड की है वो, और जो आपने RB फाइंड किया है, जो बेस रेजिस्टेंस जो आपने RTH से फाइंड किया है, जो कि इस फॉर्म में अब लग रहा है, तो ये आप सब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द बेस करंट। एंड व्हाट इज आवर मेन गोल ऑफ द circuit analysis or the DC biasing analysis? That is to find out the input current. Input current will give you the output current. The output current will give you the output voltage, VCE. This is your main goal. यहां तक बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी, क्या सबको ये क्लियर है? और मेरे ख्याल में मैं आपका ये कलेक्टर फीडबैक भी नहीं कर रही हूँ, बस यहाँ तक हम ये बाइसिंग जो है वो इतना ही मेरे ख्याल में काफी है कि आपके ये 3 बाइसिंग्स जो हैं ये आप लोग स्टडी कर लें तो ये भी काफी है। फिक्स्ड बाइसिंग, एमिटर बाइसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। फीडबैक जो है वो हम रहने देते हैं। एक ये वाला पोर्शन मैं बीच में से निकाल रही हूँ, ठीक है? और अगर समझ भी सॉरी मैम काफी है ना, और FETs वगैरह ना करवाऊं? मैम वो काफी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सॉरी जी मैम बस यहाँ तक काफी है। मैम अगर और कराएंगी सारा मिक्स हो जाएगा, आपको कॉकटेल मिलेगी उसके अंदर, पेपर के कोई अंदर। बात नहीं, खैर मिल जाए, वही मिल जाए। मुझे सिर्फ मैं आपको फ्राइडे को बता दूंगी कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको दे रही हूँ। मुझे कोर्स कवर करवाने दें, टॉपिक्स मैं आपके कम कर दूंगी पेपर के लिए। मैम फिर पेपर के लिए कोर्स कम करके दे देना। यही मैं कह रही हूँ, मैं पेपर के लिए कोर्स कम कर दूंगी, लेकिन मुझे टॉपिक्स कवर करवाने दें। मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से मैं आपको वो कर दूंगी, क्योंकि हमने ऑनलाइन किया है, उस तरह से हमारा काम नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी मैं टॉपिक्स कम कर दूंगी, इतना मैं आपके साथ कर सकती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और ये मैं आपको अभी आज नहीं बता सकती कि मैं कौन से टॉपिक्स करूंगी, कम करूंगी, ठीक है? लेकिन मुझे एक 5 मिनट दे दें कि मैं इसकी स्टेबिलिटी जो है वो आपको कवर कर दूं, ठीक है? यहाँ तक, क्योंकि मैंने आगे आपके लिए वो भी किया हुआ था, ये कलेक्टर फीडबैक भी, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है?
मैम ये फिर कर लेंगे, कुछ काम है थोड़ा, बिजली भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है मोबाइल में। अच्छा, सिर्फ थोड़ी सी हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, बहुत थोड़ी सी, ठीक है। ये इस सिलसिले में, या अगर आप लोग कहते हैं तो मैं कल ही ये भी बता दूंगी, एफईटीज करने से पहले आपको ये 5 मिनट ले लूंगी और ये हम स्टेबिलिटी कल फिर डिस्कस कर सकते हैं। कल कर लेंगे मैम कल ठीक है। सॉरी, कल कर लेंगे।